Hello my dear students, myself Sujit Kumar, physics faculty at Affinity classes. वेलकम टू एफिनिटी डिजिटल। आज मैं आपका IIT फुल लेंथ टेस्ट 4 का डिस्कशन करने वाला हूँ। पेपर एकदम बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसा आप दिए हो तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन सारा कुछ है। तो बिल्कुल जैसे नीट पूछता है वैसा ही है। तो आइए अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है। A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on the horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is। आइए देखते हैं अपन ये क्या बोल रहा है। देखो कि एक व्हील है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है जब ये कितना क्या है, हाफ रेवोल्यूशन। अगर मैं बोलूं कि हाफ रेवोल्यूशन की बात है तो ये वाला पॉइंट को मैं बोल देता हूं ये पॉइंट क्या है, ए। हाफ रेवोल्यूशन में ये वाला पॉइंट कहां चला गया होगा, यहां चला गया होगा। ये ए पॉइंट कहां आ गया होगा, ए पॉइंट यहां आ गया। और ये वाला कितना है, टोटल मारता 2 पाई आर होता, ये कितना हो गया बेटे पाई आर। और ये वाला टोटल कितना है 2 आर। तो आपसे पूछा है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला बता देना है आपको। तो ये कितना होगा इसको देखते हैं अपन। ये आ गया रूट अंडर पाई आर का स्क्वायर और प्लस 2 आर का स्क्वायर। तो यहां से आ गया रूट अंडर पाई आर स्क्वायर प्लस 4 आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर बाहर निकालता हूं बेटे तो आर आ गया रूट अंडर पाई प्लस 4 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन चमकता हुआ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सॉल्यूशन यहां पे दे रखा है। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, HYP होता है। आपको P वर्सेस लैम्डा ग्राफ दिया है तो P को आप बोल सकते हो HY लैम्डा। जैसा कि आपको पता है H प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1/, लैम्डा। और इसका सिंपल सा ग्राफ कौन सा हो जाएगा बेटे 4, जो आपके क्लास नोट्स में भी करा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, बिल्कुल आसान सा है, मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। फिगर रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी K ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट and frequency nu for a metal used cathode in photoelectric experiment, the work function of metal is। ये भी आपका क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन होगा, कोई भी सर पढ़ाए होंगे तो आपको सिंपल सा पूछ रहा है बेटा वर्क फंक्शन क्या होगा। वर्क फंक्शन ये काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सिस पे देखिए वर्क फंक्शन कितना है -2 बता रखा है। तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया भैया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात खत्म, पैसा आ जाओ। 3 नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है ये आपको फिजिक्स में भी बताया गया होगा और केमिस्ट्री में भी बताया गया होगा। सिंपल सी बात है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एनर्जी लेवल्स A, B, C ऑफ अ सर्टेन एटम corresponds to increasing value of energy EA, EB, EC if λ1, λ2, λ3 are the wavelength of radiation corresponding to the radiation C to B and A and C B and A and C and C to A respectively, which of the following statement is correct। आपको पता है यहाँ का जो एनर्जी होगा वो दिस प्लस दिस बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेटा E1 प्लस E2 इजिकल टू क्या बोल देता हूँ E3 बोल देता हूँ, दिस प्लस दिस इजिकल टू दिस। और E को आप लिख सकते हो HCY, यहाँ से आ गया बेटा जी λ1 प्लस HCY λ2 इजिकल टू HCY λ3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको सिंपल सा आपकी आंखों के सामने एक चमक है 1/, λ3 इजिकल टू 1/, λ1 प्लस 1/, λ2। और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, दिस। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ना। जैसा कि मैं आपको बोला था कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैं पेपर बनाया हूं, ठीक है।
तो देखो बेटा बोल रहा पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, सिंपल सी बात है। और आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है बेटा, क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे, ठीक है, मतलब इसका स्पीड क्या है, जीरो है, इसका स्पीड क्या है, जीरो है। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कहां पे जीरो है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये 1 का क्या है, 1 का b है। अब देखो स्मार्ट बनो तुम, 1 का b किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा भैया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, तो b यहां है, यहां है, यहां है। अब आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, सिंपल सा बात है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ ये है, मतलब सेकेंड का क्या हो गया बेटा, सेकेंड का डी हो गया। अब सेकेंड का डी देखो किसमें नहीं है, सेकेंड का डी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट, मतलब इन दोनों में किसी एक का होगा भैया, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन में आइए, पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब इसका स्लोप देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और थर्ड का कौन सा आ जाएगा बेटा, थर्ड का आ गया आपका ए। अब देखिए थर्ड का ए किसमें है, थर्ड का ए इसमें, ये नहीं हो गया, इसका मतलब ये। स्मार्ट बनो, सारा आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका कौन सा हो गया बेटे, थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे दिख रहा है वो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए 4 क्यूब्स ऑफ मास इज 10 kg, 20 kg, वापिस से 10 kg है, एंड 40 kg आर अरेंज एज सोन देन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इफ ईच क्यूब हैज अ साइड ए। ठीक है, आइए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहली बात बेटा ये एक्सिस दे रखा है, अगर आपको मानना है तो ये एक्स मानिए और ये वाई मानिए, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो भी मास है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है मुझे। तो आइए, इसका साइड लेंथ कितना है, इसका साइड लेंथ ए है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया बेटा, इसका एक सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, a/2 आएगा। मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं, देखो क्यों लिख रहा हूं, जो देखो पहली बात मैं एक सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा तो इसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, मैं वो कर रहा हूं। तो डायरेक्ट मैं करता हूं 1 cm। देखिए आप ध्यान से देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। मुझे बताओ m1 10 kg है बेटे, और इसका एक सेंटर ऑफ मास कहाँ है, एक सेंटर ऑफ मास a/2 है, तो a/2 कर देता हूं, प्लस m2, ये m2 है, तो 20 kg इंटू इसका एक सेंटर ऑफ मास कितना है बेटे, तो ये a और a/2, तो ये a प्लस a/2 कर देता हूं, ठीक है, प्लस। आइए इसका 10 kg, तो 10 kg और इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना है बेटे, तो a 2a प्लस a/2, तो यहां से कर देता हूं 2a प्लस a/2, ठीक है। इसके बाद मुझे और ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो प्लस। अब इसका मैं लिख लेता हूं 40 का, तो 40 और इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, a और a/2, मतलब यहां सेंटर ऑफ मास एक सेंटर ऑफ मास आएगा, तो a प्लस a/2, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास आ गया 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 40। जैसे ये सॉल्व करोगे बेटा आप, तो एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 3a/2 निकल के आएगा, और जैसे ही 3a/2 आएगा ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो कौन सा सेलेक्ट हुआ, 4। बाई सेंटर ऑफ मास करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन बॉडी, मतलब कांस्टेंट टॉर्क है, जैसे बेटा अगर फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन आता है, और कांस्टेंट फोर्स लगेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, सिंपल सी बात है। तो कांस्टेंट टॉर्क है, टॉर्क अगर टॉर्क की बात करूं तो एंगुलर मोशन को रिलेट करेगा। आइए, बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ सेम वेलोसिटी, ये बिल्कुल गलत है।
एक्वायर लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क है भाई, लीनियर को क्यों बात करेंगे। एक्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देखो बेटे, अगर मैं बात करूं कि टॉर्क लग रहा है, जैसे यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, तो ड्यू टू दैट फोर्स एक्सेलरेशन आता था, और जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी या उसका स्पीड कांस्टेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। सेम वैसे ही अगर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क अगर लगेगा बेटा, तो टॉर्क लगेगा तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी तो होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, ये क्या है, डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस और इसके प्लेन से, ठीक है ना। तो ये क्या होता था बेटे, ये आपको पता था, ये क्या होता था, mr²/2 होता था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते थे, हालांकि आपको याद होगा, तो यहां से क्या कर देंगे, x बाई, ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, I(x(x) प्लस I बाई इजिकल टू I(z) आता था, जो इसके अबाउट लेते थे। तो यहां से बेटा आ गया 2I(x(x) कर दो इजिकल टू 2I बाई कर दो इजिकल टू mr²/2 आ गया बेटे। तो डायमीटर के अबाउट कितना हो गया, डिवाइड कर दीजिए, mr²/4 आ गया। तो mr²/4 किस में है, 8 का क्वेश्चन नंबर 1 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्लोइंग लिक्विड का क्वेश्चन है, मतलब दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। आइए, ये क्या बोल रहा है, अ नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन along a tube of variable cross section. The area of cross section at 2 points P and Q. एक तो P है बेटा, दूसरा Q है। P पे कितना दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, P पे कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एंड Q पे कितना है बेटा जी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट P पे कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट Q। सिंपल सा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देता हूं मैं, एरिया 1 V1 इजिकल टू क्या हो गया बेटा, एरिया 2 V2, ठीक है। एरिया 1 कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर है, मैं यूनिट को भी रहने देता हूं, इंटू 3 हो गया, एरिया 2 20 इंटू V2। अपने को चाहिए बेटा V2 चाहिए, क्या चाहिए, V2। आइए, ये कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स गया, 2 3 जा कितना आ गया, 6, दैट इज V2 इजिकल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज अपना ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा आपको दिखा होगा। स्टेटमेंट 1, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बट ईच इमिशन स्पेक्ट्रम हैज मेनी लाइन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन लाइक एटम तो आप पढ़ते ही हो, तो इलेक्ट्रॉन तो एक, इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या मतलब। इमिशन स्पेक्ट्रम बहुत सारा होता है, या जैसे अभी एक पहले भी क्वेश्चन किए थे, कुछ भी हो सकता था कि नहीं। स्टेटमेंट 1 तो क्या है, सही है, मतलब ये क्या है, ट्रू है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ओनली लाइमन सीरीज इज फाउंड in the absorption spectrum of hydrogen atom where in the emission spectrum all series। बिल्कुल ये भी सही बात है, ये तो मैं आपको क्लास नोट्स में भी लिखाया हूं कि लाइमन सीरीज किस में फाउंड होता है, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। आइए कौन सा है, देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है बेटे। बोला एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी, बी से सी से एज शोन इन द फिगर इफ द नेट हीट सप्लाइड। नेट हीट सप्लाइड मतलब बेटा हीट सप्लाई किया गया है, इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस सी ए। सिंपल सी बात है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो बेटे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे V मिल जाएगा, मिला होगा, आप चिंता ना करें। तो वर्क डन आपको पता है डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है बेटा। चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने 5 जूल दे रखा है हीट सप्लाई, तो ये 5 जूल आ गया। अब वर्क डन की बात करें बेटे तो वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन
बी से सी प्लस वर्क डन सी से ए। ठीक है, आइए 5 जूल इजकल टू ए टू बी। ए टू बी में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी होता है। प्रेशर इसका कितना है बेटा 10 है, कितना है 10, और V फाइनल कितना है 2 और V इनिशियल कितना है 1। इसका मतलब ये हो गया 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, प्लस B से C वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0, और आपसे सिंपल सा पूछा है C से A का वर्क डन, तो वर्क डन C टू A क्या होगा बेटा 5 जूल और माइनस 10 जूल, मतलब 5 जूल और माइनस 10 जूल आ गया माइनस 5 जूल, और आपकी आंखों के सामने एक चमक आ रही होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ मिला होगा और इसको मैं मीटर की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द स्पेक्ट्रम ऑफ अ बॉडी एट 2 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस and 327 degree Celsius is shown in the figure. Let A1 and A2 be the areas under the two curve respectively. ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसा सुनना है ध्यान से। देखो बेटा रेस्पेक्टिवली लिखा है, क्या लिखा है रेस्पेक्टिवली, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसके अंदर का एरिया क्या होगा A1 होगा, क्या होगा A1। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या होगा A2 होगा। आपसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 बाई A1। ठीक है, देखो बेटे अगर मैं बात करूं आपसे कि इस एरिया मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया क्या देता था, इमिसिव पावर देता था, क्या देता था इमिसिव पावर। और इमिसिव पावर अगर मैं बात करूं इमिसिव पावर की, इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रेज़ टू पावर 4 होता था, क्या होता था 4। ठीक है, तो सिंपल सा बात है A2 बाई A1, इसका मतलब बेटा A2 बाई A1 इज इक्वल टू, यहां से क्या करूंगा T2 मतलब 327 और प्लस डिग्री सेल्सियस में तो 273 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 273 रेज़ टू पावर क्या हो गया बेटे 4। आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके ये कितना आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं देखो तो 327 तो 3 और 2 5 600 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया बेटा ये 300 आ गया, और इसका पावर 4, इसका मतलब ये 2 टाइम्स गया है बेटे, और 2 का पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 बाई 1, इसका मतलब 16:1 आपका आंसर आया, और ऑप्शन नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन को आप जनरली हमेशा रिवीजन करें। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटे, अ सैटेलाइट ऑफ मास m ले लो, है ना, मास m revolves around a planet, revolves around the planet of mass capital M in an elliptical path as shown in figure. Find the ratio of maximum velocity to the minimum velocity of the satellite during its motion। ठीक है ना, तो देखो बेटे अगर V max की बात करोगे और बाई V min की बात करोगे तो ये सिंपल सा बात है R max और बाई R min होता है, क्या होता है R min होता है। R max यहाँ से देखिए R max कितना है 2R और प्लस R, मतलब बेटा जी ये 3R हो गया, और R min ये सैटेलाइट मूव करेगा तो R min यहाँ से आएगा R प्लस R मतलब 2R आ गया, और ये आ गया 3:2, मतलब अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 2 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोबार्स आर द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स आइसोबार्स आपको पता है, आइसोबार्स में यही होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट क्या है बेटा ट्रू है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ये भी क्या है ट्रू है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो इसका हो गया 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 एसएचएम का क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, वेव्स का क्वेश्चन है। 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सिंपल सा बात है, बाई 1 कितना हो गया, ये आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब इसको भी बेटा मैं साइन के टर्म्स में लिख लेता हूं, तो बाई 2 लिख दूंगा a साइन
ए साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब दोनों का फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। तो दोनों का जब फेज डिफरेंस आप निकालोगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, इसका एम्पलीट्यूड पूछा है। एम्पलीट्यूड आपको पता है बेटा कि ए नेट क्या होता है, तो ए नेट की बात करें अगर तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई होता है। क्या होता है, कॉस डेल्टा फाई। जैसे इसका वैल्यू आप पुट करोगे आपको √3a मिलेगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। देखो पेपर में ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं डाला गया, हाँ लेकिन मैच द कॉलम है, स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन है, तो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज हैंग्ड बाई अ वॉल मेकिंग एन एंगल 3 डिग्री। ठीक है, विथ वर्टिकल it is swing to position B. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम will be आपसे टाइम पीरियड पूछा है और बोल रहा है एज्यूम एवरी कॉलिजन टू बी इलास्टिक। ठीक है, आइए सबसे पहली बात ध्यान से सुनना यार, मैं आपको कुछ बताता हूं उसके बाद बात करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि एसएचएम का कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है, ये होता है अपना एमपी मीन पोजीशन। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। क्या होता है, इसको प्लस से लेते हैं और इसको माइनस से। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से यहां आने में इसको टाइम जो लगता है ये T/4 लगता है। कितना लगता है, T/4। और अगर मैं बोलूं यहां से इसको A/2 पे आने में, A/2 पे आने में यहां से जो टाइम लगता है बेटे ये T/12 लगता है, और यहां से यहां आने में टाइम जो लगता है T/6 लगता है। अगर आप याद रख लोगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं कंपेयर करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो अगर 1 टाइम पीरियड की मैं बात करता हूं तो ये 6 डिग्री था, तो इसको यहां से इधर आना चाहिए था और वापिस इसको इधर से इधर जाना चाहिए था। ठीक है, तो बेटा ये यहां से यहां तो आएगा और यहां से यहां भी जाएगा। यहां से यहां आने में टाइम इसको जो लगेगा वो लगेगा T/4। ठीक है, अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन 6 डिग्री का है, इधर कितना 3 डिग्री, मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि मीन पोजीशन से वापिस इसको इधर आने में कितना लगेगा। तो यहां से इसको यहां जाने में, यहां से यहां इसको आने में, या यहां से बेटा निगेटिव एक्सट्रीम में यहां आने में भी T/12 भी लगेगा और यहां से इधर आने में भी T/12 लगेगा। तो इसको यहां से देखो, यहां से यहां T/4, फिर यहां से यहां कितना लग गया बेटा T/12, फिर वापिस यहां से यहां आने में T/12 और यहां से यहां आने में T/4। मतलब इसको क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे। कितना कर देंगे 2 टाइम्स। तो यहां से जो आ रहा है आपका टाइम पीरियड देखिए तो कितना आ रहा है, मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 12 एलसीएम आ गया, 4 3 जा तो 3t प्लस t और इनटू में 2 आ गया, मतलब आ गया बेटा 4t/12 इंटू 2 और ये आ गया 4t/6। कितना आ गया 4t/6। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था 2π√L/g। एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले तो इसको मैं मीटर में चेंज कर लूं। ठीक है, एल और बाई जी मतलब ये कितना आ गया दिस आ गया। ठीक है ना, टाइम पीरियड 2π√L 10 सेंटीमीटर मीटर और जी, यहां से ये चला गया बेटे, तो ये आ गया 2π/10, इसका मतलब π/5। यहां पे मैं π/5 पुट कर देता हूं, पुट करते ही देखते हैं क्या गेट होता है। एग्री, तो 4/6 इंटू π/6 सॉरी π/5, तो कितना आ रहा है बेटे देखो तो ये 2 और ये 3 मतलब 2π/15 आ रहा है क्या, मतलब अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दिस। अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आप रिवीजन करें टेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं होता कि सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही कर दो। टेस्ट आपका लिया ही इसलिए जाता है ताकि आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिले।
तो जैसे ही आप टेस्ट देते हो उसके बाद आप घर पे जाकर जो नया क्वेश्चन मिल रहा है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, उसको देखिए अच्छे से और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो 16 का क्या हो गया बेटा, सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आइए 17 को देखते हैं। मेजरमेंट का क्वेश्चन है। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग दिस दे रखा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन है। गिवन डेट 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर। सिंपल सा बात है बेटे कि आपको रीडिंग निकालना है। क्या निकालना है? अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए रीडिंग का मतलब क्या है भैया, डायमीटर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू में आएगा लिस्ट काउंट, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग इसका है 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग है बेटा 52 और इनटू लिस्ट काउंट, कौन सा काउंट, लिस्ट काउंट। आइए लिस्ट काउंट कितना, 1 मिलीमीटर बाई 100 हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर और बाई 100, मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कर देता हूं तो दिस आ गया। अब इसको देखिए कितना आ रहा है, 1 मिलीमीटर था डिवाइडेड बाई 100, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा आता हुआ दिख रहा है, ये आ जाएगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 52 बाई 1000 मतलब 0.052 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा आ रहा है, 0.052 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, वापिस से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है गिवन below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। सबसे पहला, in a conical pendulum angular momentum about its vertical axis remains constant। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेट टॉर्क अबाउट वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज नॉट जीरो। बात समझ में? अब टॉर्क तो क्या होना पड़ेगा भाई, टॉर्क तो जीरो होना पड़ेगा ना। तो देखो कोनिकल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। मतलब ये तो क्या है भैया, ये तो ट्रू है। क्या है, ट्रू है। और नेट टॉर्क अबाउट वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज नॉट जीरो, जीरो होता है। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो आइए देखते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बिल्कुल गलत है भैया। उसके बाद बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज रीजन इज फॉल्स, मतलब ये क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। 18 का कौन सा आ जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो देखिए 18 का थर्ड मिल गया आपको। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटेशन चैप्टर का है। तो 3 इक्वल मासेज placed at the corner of equilateral triangle of side A, then find net gravitational force on any one mass। तो बेटे मुझे बताओ, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये मैं बोल देता हूँ फोर्स F, ठीक है। F का क्या हो जाएगा, G m1 m2 मतलब m का स्क्वायर और बाई a का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आइए नेट फोर्स चाहिए मुझे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भैया, रूट अंडर F का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 मतलब 2F2 का स्क्वायर और प्लस में बेटे cos 60 का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू 1/2 होगा। इस 2 से ये 2 छम्मा, इसका मतलब बेटा रूट अंडर F स्क्वायर 3F स्क्वायर आ गया। इसका मतलब रूट अंडर 3F आ गया। और F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू GM स्क्वायर बाई A है। तो देखिए रूट अंडर 3 GM स्क्वायर बाई A ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, बोल रहा है इफ इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मास डिफेक्ट इज 0.3%, ठीक है, देन एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 1 kg मास। इन्होंने बोल रहा है कि मास इन्होंने कितना दिया बेटा, मास दिया है 1 kg, ठीक है। और मास डिफेक्ट कितने का हुआ है, डेट इज मैं बोल सकता हूं जो मास डिफेक्ट हुआ है 1 kg का 3% आ रहा है। तो 1 kg इंटू 0.3%, तो दिस बाई 100 करते हैं, हाँ या नहीं। इसको हटा देता हूँ बेटा, तो ये आ गया दिस, ठीक है ना। तो यहाँ से आया भैया 3/1000 kg दिस, ठीक है। अब मास डिफेक्ट इतना आया और आपसे पूछ क्या रहा है एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया डेल्टा m 3/1000
इंटू सी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ कर देता हूँ, 8 का स्क्वायर आ गया भैया, कितना आ गया 8 का स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये क्या मिलेगा, यहां से मिल गया 3 और 3 3 जा 9, ठीक है ना। और यहां से कितना आ गया बेटा 10⁸ का पावर 2 मतलब 10⁻16 और डिवाइडेड बाई 10⁻3। तो 27 तो आएगा इंटू 10⁻16 माइनस 3 13 आ गया। मतलब इतना इस मास डिफेक्ट के कारण इतना एनर्जी रिलीज होगा और ये अपना ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस पे चलते हैं 21। फिर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि कभी भी बेटे मैच द कॉलम का क्वेश्चन आए सारे ऑप्शन को करने का नहीं है। आप हमेशा देखो कौन, मतलब देखो जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो P को जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, सपोज करो P का 3 आ गया तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे Q को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कोई एक आगे अपना काम हो जाएगा, ठीक है, हाँ या नहीं बोल हो जाएगा। चलो, और ये देखो 2 नंबर तो ऐसे भी देखो P का 3 और Q का 3, ये तो ऐसे भी क्या है भैया गलत है, ठीक है ना। तो चलिए अपन तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने देखो क्या बोला है, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ थीन lenses oblique lens and mirror are given in list 1. The radius of curvature of all curved surface is same and the refractive index of all the lenses is 1.5. Full stop. Focal length of y convex lens kept in air with same radius is f. ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है बाई कॉन्वेक्स लेंस का, बाई कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता होता है बेटा कि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका ये पॉजिटिव ले लूंगा, ये निगेटिव प्लस 1 बाई क्या आ गया r। तो ये बोल रहा है बेटा 1/f इजिकल टू यहां से आ गया 2 इंटू म्यू माइनस 1 और बाई क्या आ गया भैया r आ गया, ठीक है। ये बात अब ध्यान रखना क्योंकि मुझे जो आंसर देना है इसी f के टर्म में देना है। आगे चलो देखते हैं मैच करा के। सबसे पहले इसका काम करते हैं बेटे। इसके लिए जब मैं काम करूंगा तो देखो तो इसके लिए क्या लिखूंगा 1/f इक्विवेलेंट इजिकल टू म्यू माइनस 1 और इस वाले लेंस का देखिए तो कितना है 1/r माइनस इसका तो क्या हो गया इन्फिनिटी, तो 1/∞ प्लस, ठीक है। आगे चलो वापिस इसका क्या हो गया बेटा, वापिस वही हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/∞। आपकी आंखों में एक चमक आ रही होगी कि म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस म्यू माइनस 1 इंटू 1/r डेट इज बेटा 2 इंटू म्यू माइनस 1 और बाई r आ गया, ठीक है, हाँ या नहीं। ये क्या हो गया 1/f इक्विवेलेंट। अच्छा मुझे बताओ क्या इसी की इक्वल है, तो इसको 1/f बोलता हूं, ठीक है ना। इसका मतलब P का जो आएगा इसका वो f आ रहा है, इसका मतलब P का क्या है, इस P का अगर मैं बात करूं बेटा इस P का 3 है, तो P का 3 1 में है और 2 में है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। और मैं ऑप्शन जानबूझकर ऐसा दिया था Q का भी 3 दिया हूं तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बात समझ में आया। अब देखो आप अगर स्मार्ट नहीं बनते हो हर एक को सॉल्व करने लगते हो भैया तो इस क्वेश्चन में तो 10 मिनट लगने जा रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पढ़ाते हुए बोलता हूं मैच द कॉलम का क्वेश्चन हो तो कोई 1-2 को सिलेक्ट करें। जैसे कि आप इसका निकालना चाहोगे तो इसका भी निकाल सकते थे अपन, निकाल के बता देता हूं आपको मैं। अगर मैं इसका निकालूं बेटे तो देखिए देखो इसका क्या हो जाएगा वापिस से, इसका अगर मैं निकालूंगा तो 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू में क्या आ गया बेटा, इसका माइनस में आएगा 1/r और माइनस में 1/r और प्लस वापिस से यही सेम चीज है। तो इसको प्लस करने का क्या है, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दिया। आइए बेटे तो यहां से देखो 1/f इजिकल टू कितना आ गया म्यू माइनस 1 और इंटू में क्या आ गया बेटा, ये तो -2/2 इतना आ जाएगा 4/r आ जाएगा। मतलब आप देखो ना जो इसके पहले था उसका आधा आ गया, इसका मतलब Q का क्या होगा 2 नंबर होगा, Q का कौन सा होगा f/2 होगा। ये देखिए इसके पहले जो आया था
उसका हाफ है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो देख लो, सिंपल सा, ठीक है। सारा करने का जरूरत नहीं है, बाकी आपका मन करे तो आप कीजिए, लेकिन 10 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा और आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और नीट में ऐसा क्वेश्चन आजकल दे रहा भर भर के, जेई मेंस में भी दे रहा है क्वेश्चन ऐसा। तो ये मत सोचो कि नीट में नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि जब से एनटीए एग्जाम ले रहा है तो लास्ट में क्या कर रहा है। नेक्स्ट चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। सिंपल सा बात है भाई कि अगर मैं बोलूं एंटीमोनी की बात करूं तो ये कैसा एटम है, पेंटावैलेंट है। कैसा एटम है, पेंटावैलेंट। जब पेंटावैलेंट एटम आप ऐड करोगे, क्या करोगे, जब पेंटावैलेंट एटम आप सेमीकंडक्टर में ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो देखो इट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, इट बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का 3 होगा। आपको मैं बताया भी था, या जो भी सर आपको पढ़ाए होंगे तो आपको ये तो पक्का बताएंगे पेंटावैलेंट एटम ऐड करने से क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 3 आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जैसा मैं बोल रहा हूं कि जब मैं पेपर बनाया हूं तो ये ध्यान में रखा हूं कि 3-3 सारा कुछ दिया हूं मैं, ठीक है ना। असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम। तो देखो असर्शन रीजन में, असर्शन में बोल रहा है कि कोई एलिमेंट है ZA अंडरगोज 2 अल्फा डीके 2 बीटा डीके एंड द डॉटर प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है। आपको पता है बेटा कि जब आप अल्फा डीके करते हो, क्या करते हो, सपोज करो कि XZA था ना, अगर अल्फा डीके हुआ है, क्या हुआ, अल्फा, इसका मतलब 2 4 आ गया। तो ये जो आएगा इसमें क्या आएगा बेटा, मैं मान लेता हूं बाई है तो यहां Z-2 हो जाएगा और ये क्या होगा, A-4 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब बीटा डीके होता है, सपोज करो कि XZA है और मैं बोल रहा हूं बीटा -1 0, तो यहां से क्या होगा बेटे, यहां से अगर बोलोगे कि बाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z+1 और A तो कांस्टेंट रहेगा। तो आइए रीजन, इन अल्फा डीके द मास नंबर डिक्रीज्ड बाई 4। देखो बिल्कुल सही है, 4। एन एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 2, बिल्कुल सही है। इन बीटा डीके द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाई 1। देखिए इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है। आप निकाल के देखिए, यहाँ 2 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 2 अल्फा और 2 बीटा। असर्शन सही है, रीजन भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का 1 होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्लास नोट्स में कराया हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात अगर मैं करूं तो जेनर डायोड का क्वेश्चन है। आइए बोल रहा है इन द सर्किट गिवन द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ करंट थ्रू जेनर डायोड क्या है। बेटे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो अगर मैं बोलूं कि V इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है V इक्वल टू होता है IR। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि करंट इन रेजिस्टेंस टू R2 कितना आएगा भैया, तो V कितना है, 10 वोल्ट है बेटा, R कितना है 1500, मतलब 1/150 एम्पियर करंट कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब बात की बात है, अब अगर मैं इसमें फाइंड कर लूं ना कि इसमें करंट कितना आएगा तो इसमें मैं निकाल लूंगा। तो मैं इसमें क्या करता हूं, KVL लगाता हूं। क्या लगाता हूं, KVL। आइए यहां से चलते हैं बेटे, तो लो से हाई गए हैं 15 माइनस इन द रेजिस्टेंस। अगर करंट के डायरेक्शन में आप मूव करते हो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, डिक्रीमेंट को मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं। तो यहां से कितना आ गया 500। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है बेटा। तो इसमें ले लेता हूं I इंटू रेजिस्टेंस R1, ठीक है, माइनस इसमें आपको पता है
इसके v क्या होगा 10 होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए इजिकल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो मुझे पता है कि 15 - 10 आ गया 5 इजिकल टू 500 करंट इन रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ से ये कितना आ गया बेटे, करंट इन रेजिस्टेंस R1 की बात करूं तो 5/500 मतलब 1/100 एम्पियर आया। कितना आया 1/100 एम्पियर। तो यहां से टोटल करंट आ रहा है 1/100 और इसमें करंट जा रहा है 1/150। तो इसमें करंट कितना गया होगा, इसमें करंट गया भैया 1/100 माइनस 1/150। एलसीएम लीजिए 300, 3 - 2 मतलब 1/300, 1/300 एम्पियर। अब इस एम्पियर को मुझे मिली एम्पियर में करना है, किस में करना है मिली एम्पियर में। आइए तो 1/300 एम्पियर है, इसको मिली एम्पियर में करना है बेटा। तो आप सिंपल सा कर सकते हो, देखो यहां से 1/3 इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, इंटू में 10⁻⁻² कर देता हूं तो ये आ रहा है 0.33 है ना, और इंटू 10⁻⁻² इतना एम्पियर। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा मिली एम्पियर में 3.33 मिली एम्पियर है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा, मैं इसको बोलता हूं थोड़ा दिमाग लगाना है, जो अपने पास कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इसका कौन सा आ गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं डायोड का क्वेश्चन डाला हूं। आइए, 2 सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन 2 डायोड्स ईच विथ अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम का है। कितना ओम का है, कितना ओम का 30 ओम। एंड विथ इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस इफ द बैटरी इज 3 वोल्ट। बैटरी कितना दिया है 3 वोल्ट। द करंट थ्रू द 50 ओम रेजिस्टेंस। सिंपल सा बात है भाई कि अगर आप देखोगे तो ये तो क्या है रिवर्स वाइज्ड है। कौन सा वाइज्ड है, इससे कोई मुझे मतलब है नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसमें करंट जाएगा नहीं। तो जो भी करंट आएगा भैया इसमें करंट कितना आ रहा है वही पूछ रहा है। और डायोड का कितना दे रखा है 30 ओम दे रखा है, निकाल देते हैं भाई। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा वी कितना है 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। आर कितना हो गया बेटा 30 प्लस 70 प्लस 50, 30 70 50। तो यहां से आई आ गया आई 3/3 70 30 100 और प्लस 150 हो गया। तो ये कितना आ रहा है 3 5 जा मतलब 1/50 आ रहा है, मतलब 0.02 देखो किसमें है दिस। क्वेश्चन नंबर 25 का 3। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर WX, Y and Z आर 4 न्यूक्लियाई। कितना न्यूक्लियाई है 4। इंडिकेटेड ऑन द कर्व द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी। मतलब देखो रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। तो अगर एनर्जी रिलीज करना है, एनर्जी रिलीज करना है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बात खत्म। आइए देखते हैं, सबसे पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, है ना। आइए देखो तो बेटे, अगर बाई की बात करें, बाई की, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 8.5 है। तो मुझे तो चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, क्या चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा पर न्यूक्लियन 8.5 है, 8.5 और इंटू मास नंबर इसका 60, इंटू 60 कर देते हैं भैया। ये बाइंडिंग एनर्जी किसका आ गया बाई का आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं जेड की बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी जेड का कितना हो जाएगा। तो जेड के लिए देखिए जेड कहाँ है यहाँ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 है
इसका मास नंबर कितना है 30 है, और ये है कितना 2, तो इंटू 2 करते हैं। इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। इसको पहले दिस कैंसिल आउट करते हैं, तो कितना आ गया 6 5 जा 30 और 3 बच गया, 8 6 जा 41 और 3 51, इतना आ गया। ठीक है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए कितना हो गया भैया, ये आ गया 5 2 जा 10, ठीक है, और 10 इंटू 30 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं बोलूं कि एनर्जी, अगर मैं डेल्टा ई निकालूं तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 300 माइनस 510, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 21 माइनस के साथ दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी रिलीज होना है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसमें तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ऐसे ही आप इसके लिए भी करो, W निकालो, X निकालो, ये निकालो, इसका माइनस इसका, यहाँ माइनस यहाँ, ठीक है, यहाँ भी देखिए निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा। मुझे पता है इसका आंसर नंबर मैं जैसे सोल्व किया हूँ तो 4 आने वाला है। क्या आने वाला है 4, तो इसका एक बार देख लेता हूँ बाई का। तो बाई का कितना आ गया भाई, बाई का आ रहा था 5 10 और इंटू 2, तो 5 1 10 इंटू 2 माइनस W के लिए बात करते हैं, ये कहाँ है, तो 7.5, तो माइनस 7.5 और इंटू में 120। जब इसको आप सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ जो डेल्टा ई आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। डेट इज रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा। सिंपल सा वापिस मैं बता देता हूं, जैसे कि मैं इसको अभी आपको सॉल्व किया तो y के लिए देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना दे रखा है, इसका मास नंबर इतना है 60 है, तो आप इसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए, मास नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा। ऐसे अगर मैं y के लिए, अगर मैं z के लिए बात करूं तो z के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर मैं बात करूं तो ये कितना दे रखा है 5 और इंटू 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये निगेटिव में आ रहा है, मतलब ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव इसमें एक ही आएगा, इसमें आएगा, और अपना ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा। ऐसा क्वेश्चन जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पर आ रहा तो ऐसा एकदम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन कराया अभी तक क्लास नोट्स में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 प्लेन मिरर्स are at 45 degree to each other. If an object is placed between them, then the number of image, आपको पता है नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 बाई 45 कर दीजिए, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 8। 8 क्या है भैया, 8 इवन है, क्या है, इवन। तो इवन जब आ रहा है और बोल रहा है बिटवीन में रखा हुआ है, तो इवन आ रहा है बेटा, तो 8 - 1 करो, डेट इज 7 इमेज बनेगा, और अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, a convex lens is made up of 3 different material as shown in the figure. For a point object placed on its axis, the number of image formed are. देखो बेटा, द नंबर ऑफ इमेज की अगर बात करूं, नंबर ऑफ इमेज या इमेजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कितना अलग अलग टाइप का मटेरियल है, तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ इमेज कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा, 2 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बोल रहा है इफ ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप, बिल्कुल सही बात है, इज 105 सेंटीमीटर। अब आपको पता है बेटे कि ट्यूब लेंथ क्या होता है, FO प्लस FE होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस। ठीक है ना, और ये इन्होंने कितना दे रखा भाई, ये दे रखा 105 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर इज 20, इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना दे रखा है इन्होंने, इसका मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है 20। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और ये कितना दे रखा भैया 20। तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले बेटा, FO = 20 FE आ गया। ठीक है, बोल रहा कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज आपको FO निकालना है। तो आइए देख लेते हैं, FO निकालना है तो 105 = FO की जगह कर देते हैं 20 FE और प्लस बेटा जी FE आ गया।
इसका मतलब 21 Fe इज इक्वल टू 105 हो गया। कितना हो गया? 105। इसका मतलब Fe इज इक्वल टू आ गया, Fe इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? तो इसको देखो 105 और बाई 21 मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 5। और आपको पता है कि F4 प्लस Fe का वैल्यू 105 है, तो Fe को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो F4 कितना आ गया भाई? 105 माइनस 5 डेट इज आ गया 100, मतलब 29 का 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो 29 का 1 हो गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। मतलब ग्रीन लाइट क्या किया है? जस्ट TIR किया है। ठीक है, तो यहां से पूछ रहा है देन इमर्जिंग रे इन एयर, मतलब यहां पे कौन कौन है? ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं VIBG/OR, ठीक है ना, इधर आने पे वेवलेंथ क्या हो रहा था? इधर आने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा था। ये बोल रहा है ग्रीन अगर TIR हो गया है, ग्रीन क्या हो गया है? TIR। तो जब ग्रीन TIR हो गया है बेटे, तो येलो, ऑरेंज, रेड, और यहां क्या बच गया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है ना। अब एयर में कौन है ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रीन TIR ले लिया, क्या ले लिया? ग्रीन कलर क्या कर लिया है? TIR हो गया है। तो एयर में कौन है बेटे? जब ग्रीन का TIR हो चुका है, ग्रीन का क्या हो चुका है? TIR हो चुका है, तो इसका तो ऑलरेडी TIR हो गया होगा, इसका तो ऑलरेडी TIR हो गया होगा। तो जब इसका ऑलरेडी TIR हो गया, तो किसका TIR नहीं हुआ? तो येलो, ऑरेंज एंड रेड, देखिए कौन सा है? दिस। आसान सा क्वेश्चन है। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो इसको अपन ऐसे करते हैं, QC, क्योंकि ओवरऑल आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए होता था। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं बात करूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका QC क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है प्रिज्म का। फॉर अ प्रिज्म ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट I will be। सिंपल सा है। कौन सा होता है? ये होता है, और सिमेट्रिकल नहीं होता, ये आपको पता होगा। कोई भी सर आपको पढ़ाए होंगे, आपको ये बताए होंगे ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। 32 पे बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर मच ब्राइटर देन दोज फॉर्म्ड बाई मिरर और लेंस। बिल्कुल सही बात है। TIR से जो इमेज बनता है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है ना। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात सही है, यही इसका रीजन भी है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, मतलब इसका 31 का 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 33 में बात करते हैं। Two forces of 6 Newton and 3 Newton are acting on the two block of 2 kg and 1 kg kept on frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? सबसे पहली बात तो बेटा इसको सिस्टम मान लेता हूं। तो जैसे ही मैं सिस्टम मानूंगा तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ चलाने वाला फोर्स 6 न्यूटन है और रोकने वाला फोर्स 3 न्यूटन है। तो 6 - 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3, मतलब इसका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटे। तो यहां से इस पे कौन लग रहा है? यहां से 6 न्यूटन लग रहा है। जब ये कोई एक्सटर्नल एजेंट या कोई इंसान इसको जब धक्का देगा तो इसको बोलेगा तू आगे चल, ये बोलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, इस पे ये इधर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेगा। तो चलाने वाला फोर्स 6 माइनस रोकने वाला नॉर्मल हो गया बेटा, और 2 × 1 मतलब 6 - 2 = नॉर्मल रिएक्शन आ गया बिटवीन द बॉडीज, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आ गया 4 न्यूटन। कितना न्यूटन? 4 न्यूटन आ गया। देखिए कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 33 का 3। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34 का। अ मैन वेट 80 kg, एक मैन है, उसका मास उसका वेट कितना है? 80 kg है। ही स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग डाउनवर्ड विथ uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल? आपको सिंपल से बात पता है कि ये बेइंग मशीन का क्वेश्चन है। तो बेइंग मशीन करता क्या है? बेइंग मशीन मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फीट। तो यहाँ आइए, तो सबसे पहली बात तो इसका नीचे लगेगा 80 kg है तो 800 न्यूटन फोर्स लगेगा। इसके पैर पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये आग कितने से नीचे रहा है बेटा?
ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो मुझे बताओ चलाने वाला फोर्स कौन सा है यहाँ? 800 माइनस नॉर्मल इजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो ये आ गया बेटा 800 माइनस नॉर्मल इजिकल टू 400। तो यहाँ से आ गया नॉर्मल इजिकल टू 800 माइनस 400 डेट इज 400 न्यूटन आ गया। तो कौन सा आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 34 का 2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको बेसिक भी नॉलेज है तो काम हो जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन नीट में पूछता है, ज़्यादा टफ आता नहीं। नेक्स्ट चलिए, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स ऑन। पहला बोल रहा था नॉर्मल रिएक्शन। आपको ये बात पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ या स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ बेटा, तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे नहीं करेगा, एरिया पे नहीं करेगा, तो भाई कोई नहीं है। तो यहाँ कौन हो गया? 4। ठीक है, 35 का कौन आ गया? 4। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 36। Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B, ध्यान से सुनना भाई, A और B का पूछा है। किसका पूछा है? A और B का। जनरली आप क्या करते हो? पहले नीचे निकाल देते हो, ऊपर निकालते हो, आंसर गलत आएगा। आफ्टर द कट द स्ट्रिंग। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं इसको देखूंगा इक्विलिब्रियम में। नीचे की ओर क्या लग रहा है इस पे भैया? नीचे की ओर लग रहा है mg। यहाँ क्या लग रहा है? टेंशन, और टेंशन mg की इक्वल होगा। इसका मास कितना है भैया? 3 mg इस पे लगेगा, और नीचे की ओर ये वाला टेंशन लगेगा, और टेंशन का वैल्यू कितना है? टेंशन इज इक्वल टू mg। ठीक है, इस पे कितना लगेगा? अभी टोटल फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो 3 mg इसका, और टेंशन इज इक्वल टू mg, तो यहाँ लगेगा 4 mg। ठीक है, जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को कट करता हूं, क्या करता हूं? कट करता हूं। कट करते ही जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन बिकम्स 0। क्योंकि देखो स्ट्रिंग थोड़ा लेजी नेचर का होता है यार। क्या होता है? लेजी। जो भी चेंजेज आएगा बाद में आएगा। तो यहाँ पे टेंशन 0, इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा होगा सिर्फ mg, तो mg बाई m, इसका मतलब g डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर भागेगा। तो आप देखिए g किस किस में है? g किस किस में है? b के लिए। तो B में G देखो किस में है? ये तो A के लिए है, तो B में G A हो सकता है या A हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बेटा इन दोनों में, इसके लिए A के लिए। तो A पे देखो, A पे ऊपर क्या लग रहा था? 4 mg लग रहा था। क्या लग रहा था? 4 mg। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बोरा जस्ट मतलब इमीडिएट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो बेटा अगर 4 mg लग रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। एक ऊपर में लग रहा है 4 mg, और स्ट्रिंग जैसे ही कट हुआ तो टेंशन खत्म, नीचे में लग रहा है 3 mg। तो ये आप मुझे बताइए ऊपर भागेगा कितने से भागेगा? 4 mg माइनस 3 mg, और बाई में बेटा इसका मास कितना है? 3m। इसका मतलब mg बाई 3m, इसका m से m गया, मतलब g बाई 2 अपर डायरेक्शन, सॉरी g बाई 3 अपर डायरेक्शन। देखिए कौन सा होगा? तो ये भी खत्म हो गया बेटा, ये हो गया। क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करो ना, ऑप्शन को रिजेक्ट करो, सिलेक्ट नहीं करो। सिलेक्ट करोगे आप कुछ भी हो जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है स्पीड ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। रेडियस कितना दिया भाई? इसका रेडियस दिया बेटा 4 मीटर। कितना दिया है? रेडियस दे रखा है 4 मीटर। v दे रखा है, v दे रखा है t स्क्वायर, इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट। तो मैं सबसे पहले 80 निकालता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाता है? टेंजेंशियल। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है तो इसको डिफरेंशिएट करो, 2t आ गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है t इक्वल टू कितना पूछा भाई? 2 सेकेंड पे पूछा है बेटे, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं एसी का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन आ जाता है वी स्क्वायर बाई रेडियस आर आता है। वी का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो टी का स्क्वायर मतलब टी का पावर 4 और बाई आर, तो टी का पावर 4 का मतलब बेटा 2 का पावर 4 करता हूं, तो 2 का पावर 4 और बाई इसका रेडियस कितना दिया है? इसका रेडियस दिया है 4, तो 4 इसका मतलब ये आ गया बेटा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/4, 16/4 का मतलब कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो एसी पता है, एटी पता है, मुझे तो चाहिए ए नेट इजकल टू क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। एसी कितना है भैया? तो 4 का स्क्वायर है बेटा, और प्लस एटी भी कितना है? 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब कितना आ गया बेटा? 2 यहाँ से आ गया,
कितना आ गया 4√2 आ गया, कितना आ गया 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर और इसका ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर, एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, फिर वापस से स्टेटमेंट मैंने पहले भी बोला था, भर भर का स्टेटमेंट, असर्शन रीजन और मैच द कॉलम है। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम, बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी सारे का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। रेडियस बोल रहा है, रेडियस r इक्वल टू क्या होता है बेटा, r0 a का पावर 1/3 होता है। तो पहला तो ट्रू है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली अगर मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं तो ये क्या हो गया बेटा, रूट अंडर क्यूब रूट दिस आ गया, हाँ या नहीं। इसी को जब आप ऊपर ले जाते हो, अच्छा मतलब ये क्या है भाई, गलत है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। बिल्कुल ये क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये ऊपर जाके -1 में आएगा, बिल्कुल ये क्या है, गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब इसका कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का बात करते हैं। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम एंड इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, एनर्जी स्टोर इन द कॉइल आफ्टर लॉन्ग टाइम विल बी। आपको पता है इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर आता है। आई यहाँ दिया नहीं है बेटा, तो 1/2 L कितना है, 5 हेनरी है। ठीक है, ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और V इक्वल टू आप क्या लिखते हो, IR लिखते हो, तो I इक्वल टू क्या लिख दो, V/R लिखो। तो V कितना है, V दिया है 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है 10, मतलब बेटा जी 10 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर कर दीजिए भाई, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 100 इंटू 5/2, मतलब आ गया बेटा 50 इंटू 5, डेट इज आ गया 5 जा 225, सॉरी 5 इंटू 5 25 इंटू 10 है, तो मतलब ये आ गया 250 जूल। और अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, 39 का 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सिंपल सी बात है, एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहा है अ कॉइल हैविंग एन एरिया A is placed in a magnetic field which changes from B0 to 5 B0 in time interval t. The average EMF, आपको पता है बेटा, अगर एवरेज EMF की बात करूं तो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम कर दीजिए। इसका मतलब 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल बाई टाइम कीजिए। और बेटा 5 फाइनल की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फाइनल में कितना है, 5 B0 और इंटू एरिया ए है, माइनस B0 इंटू एरिया ए है, और बाई में क्या दिया है, टाइम t दिया है। तो 5 B0 ए माइनस B0 ए, 4 B0 ए बाई टी। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 का 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आइए, चूज द इनकरेक्ट। ठीक है ना, देखो ये भी डाला हुआ है भाई, नहीं है समझ, आप करेक्ट करते हो ना, इसमें 3 करेक्ट होगा। आप ऐसा नहीं पहला देखो और ये मार दो और बाकी। आइए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन वेयर सिंबल और यूजुअल मीनिंग। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, कौन सा, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितना होता है, दिस होता है। मीडियम में क्या होता है, दिस होता है। E0/V0 क्या होता है, C होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको बताया गया है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आइए, द कोर ऑफ ट्रांसफर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट। बात समझ में आया, बिल्कुल ये सब आसान सा क्वेश्चन है। शुरू में आपको थोड़ा लगा होगा टफ, लेकिन टफ है नहीं पेपर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट
इन सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। बार मैग्नेट का टाइम पीरियड क्या है, t/2 है। ध्यान रखना जनरली दिया क्या रहता है, t रहता है, मैंने इसको t/2 किया हूँ और कोई चेंजेस नहीं किया हूँ। पॉपुलर क्वेश्चन है। इफ इट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ इन 4 इक्वल पार्ट, कितना इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, देन टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट ऑफ मैग्नेट। जैसे बेटा अगर आप मैग्नेट को ऐसे कट करते हो तो अगर इसका टाइम पीरियड t है तो कट करने के बाद n पार्ट में करोगे तो t/n हो जाएगा। यहाँ 4 पार्ट में किया गया है तो पहले से t/2 था और इंटू क्या हो गया, नीचे में 4 आ गया, मतलब टाइम पीरियड t/8 आ गया और अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, 1, 44 का 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाई, दे रखा है I इजकल टू I नॉट प्लस दिस एम्पियर इफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज दिस। मतलब बेटे यहाँ पे डीसी भी है और एसी भी है, तो यहाँ पे अगर मैं IRMS की बात करूँ तो यहाँ से आ जाता है रूट अंडर IDC वाला करंट प्लस AC वाला करंट ऐसे कर देता हूँ IDC इसका स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर बाई 2 आता है। ठीक है, अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट इतना दे रखा है, मतलब ये RMS दे रखा है। चलिए आपसे पूछा I नॉट, चलिए तो यहाँ से बोल सकता हूँ बेटा 40√3 इज इक्वल टू रूट अंडर IDC, तो मुझे I नॉट निकालना, इसका स्क्वायर कर देता हूँ प्लस IAC, ये कितना है बेटा जी, ये है 80 का स्क्वायर और बाई में कितना आ गया 2। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों सारा स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 1600 और इंटू 3 इज इक्वल टू आ गया I नॉट का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 6400 बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 48 दिस माइनस 6400 बाई 2 इजिकल टू I नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आ गया 6900 माइनस 6400 बाई 2 इजिकल टू I नॉट का स्क्वायर। आइए देखो तो यहाँ से बेटा तो ये 0 0 6 माइनस 4 2 और 9 माइनस 3 6 3 और बाई 2 का आ गया I नॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से क्या आ रहा है, यहां से देखो ये आ गया 16, कितना आ गया 16। ठीक है ना, तो 1600 इजिकल टू I नॉट का स्क्वायर, तो I नॉट आ गया बेटा रूट अंडर 1600, मतलब 4 4 जा 16 मतलब 40 एम्पियर। तो इसका कितना आ गया 40 एम्पियर। आप इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि जब मैं पढ़ा रहा था तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, तो 45 आप प्लीज इस रिजल्ट को याद रखना, जनरली ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो 45 का कौन सा हो गया अपना, 45 का ऑप्शन नंबर हो गया 4। ठीक है, तो 45 का 4 हो गया। नेक्स्ट चलिए 45, द स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम कर्व गिव अस द एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या देता है, ये फिक्सटर्नल देता है ना भाई, तो ये तो क्या है भैया, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। तो सबसे पहली बात देख लो, स्टेटमेंट 1 फॉल्स किसमें है, इसमें ट्रू है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फॉल्स किसमें है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक्सेलरेशन इज गिवन बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सेलरेशन का भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा क्या, नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब 4 हो गया, 46 का 4। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा 7, 47। देखो बेटा, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, इफ ई नॉट का वैल्यू दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन द वैल्यू ऑफ एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। देखो बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड ई स्क्वायर बाई सी इंटू म्यू नॉट। अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू की बात करूं, एवरेज वैल्यू की बात करूं पॉइंटिंग वेक्टर का,
तो ई स्क्वायर बाई 2 सी इंटू म्यू नोट आएगा। और ई का वैल्यू कितना दे रखा है, ई का वैल्यू 50 है भाई, तो 50 का स्क्वायर कीजिए और 2 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ हो गया बेटा। और म्यू नोट, तो म्यू नोट का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपकी आंखों के सामने आंसर आएगा और आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता हुआ आएगा, आपका ऑप्शन ये मैच करता हुआ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। आइए, बोल रहा है इन द फिगर शोन अ करंट आई फ्लो थ्रू द सर्किट अक्रॉस पॉइंट क्यू एन एच। ठीक है, क्यू एन एच दे रखा है, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज। देखो यार, यहां से करंट आएगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, तो इसके कारण अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो इसके कारण क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का कैंसिल आउट होकर 0 आएगा। और अगर इसकी बात करोगे तो इस वाले के कारण इसके खुद के एक्सिस पे 0 होगा, तो नेट क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ, आंसर लाओ। 48 का क्या आ गया 3, 48 का देखिए 3 आ रहा होगा। ठीक है, 49 की बात करते हैं। 49 में अगर मैं बात करूं आपसे बेटे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। बोल रहा एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r। मतलब अगर मैं बोलूं ये सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस पे इसका रेडियस क्या है बेटा r है x, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाई 2 इंटू r² प्लस x² का पावर 3/2। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेंटर। सेंटर पे कितना होता है, तो 1/27, और इसका सेंटर पे कितना आएगा आपको भी पता है, कितना आ जाएगा भैया, म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपकी आंखों के सामने आंसर दिख जाएगा, बस इसमें सॉल्व करना है। और इसका ऑप्शन जो आता हुआ दिख रहा है बेटे, वो ऑप्शन है 2। क्या है इसका ऑप्शन, कौन सा आएगा 2 आएगा। ठीक है, 49 का। आइए नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, देखो वापिस से यहाँ पे देखो जनरली होता क्या है, मैंने कुछ चमत्कार करने का कोशिश किया। 4 के साथ 4 होता है, लेकिन मैंने क्या दे दिया 6 दिया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो नया नया यूनिट दे रखा हूँ, और सेट दे रखा हूँ, गॉस दे रखा हूँ। गॉस तो आपको पता भी होगा, लेकिन देखते हैं यार क्या होता है। तो सबसे पहली बात, पहला देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैच द कॉलम में क्या करने का, एक ऑप्शन देखो मैच करे। सपोज करो कि ए आ गया, पहला का ए आ गया, तो ये तीनों खत्म हो गया भाई, करने का जरूरत ही नहीं है। तो आइए जूल की बात करते हैं यार। तो जूल, तो सबसे पहली बात लिखते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, KQ1 Q2/R होता था। और KQ/R क्या होता था भाई, KQ/R होता है पोटेंशियल। क्या होता है, पोटेंशियल। और इसका यूनिट जूल है, तो इसको क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल कुलम्ब लिख सकते हो। तो देखो कुलम्ब मतलब जूल, इसका क्या हो जाएगा कुलम्ब, और इनटू में क्या आएगा वोल्ट आएगा, पोटेंशियल। तो देखिए 1 का क्या आ रहा है, 1 का C आ रहा है, 1 का क्या आ रहा है कुलम्ब, वोल्ट क्या आ रहा है बेटा C। तो 1 का C मतलब ये गलत और ये गलत, 2 खत्म। एक और देखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखो तो 2 का F 3 का A दोनों में सेम है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ 4 का निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ 4 का। आइए कुलम्ब का निकालते हैं। ठीक है, तो कुलम्ब का कैसे निकाले, देखो तो बेटा, अगर कैपेसिटेंस की बात करें C = Q/V क्या होता है, V होता है। क्या होता है, C = Q/V V होता है। तो कुलम्ब को आप क्या बोल सकते हो, कुलम्ब को आप बोल सकते हो कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट बोल सकते हो। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता था, फराड होता था। क्या होता था, फराड होता था। और V का वोल्ट होता था। देखिए तो कुलम्ब का फराड वोल्ट कहाँ है, तो 4 का B है। 4 का B किस में है, इसमें है, ये गलत हो गया ऑप्शन 2। ऐसे करते हैं मैच द कॉलम का क्वेश्चन। मैं जानबूझकर ऐसा पेपर बनाया हूँ जिसमें मैच द कॉलम, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन देने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैं जो पहले का पेपर देख रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन आता है। और जाहिर सी बात है यार कि अब एम्स का पेपर अलग से नहीं हो रहा है, तो जो एम्स का पैटर्न था वैसा यहाँ पे असर्शन रीजन स्टेटमेंट देगा ही देगा। ठीक है,
और मैच द कॉलम दे रहा है वो आपको प्रीवियस ईयर देखिए, उसके लास्ट ईयर देखो, मैच द कॉलम भी है, स्टेटमेंट भी है, असर्शन रीजन है, और ये क्वेश्चन तभी होगा जब आप एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सबसे अच्छा बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी मैच द, अभी देखो आपके सामने मैं 3-4 मैच द कॉलम सॉल्व किया, आपने सारा में क्या देखा, मैं 1-2 ऑप्शन को ही लेके चल रहा था। अब पूरा करोगे बेटा टाइम लगना ही लगना है, लगना ही लगना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है पेपर आपसे अच्छा ही हुआ होगा, और इसको जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिला इसको आप दोबारा करने का कोशिश करो, है ना। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।